गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे पीयूष ग्रंथि पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि की संरचना जो होती है वो मटर के दाने के समान होती है। इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। पीयूष ग्रंथि का व्यास जो होता है वो 1.3 सेंटीमीटर होता है तथा इसका जो भार होता है, वजन होता है, वो 0.5 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि का उद्भव या पीयूष ग्रंथि की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होती है। उसके बाद हमने आपसे बात की कि भाई पीयूष ग्रंथि की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है। तो पीयूष ग्रंथि की जो स्थिति होती है या लोकेशन होते हैं वो मैंने आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव के कपाल की स्फिनोइड अस्थि का जो छिछला गर्त होता है जिसका नाम सेला टर्सिका होते है, उस सेला टर्सिका में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव के कपाल की स्फिनोइड अस्थि के छिछला गर्त सेला टर्सिका के अंदर क्या होती है, स्थित होती है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी पीयूष ग्रंथि की संरचना के बारे में। किसके बारे में? पीयूष ग्रंथि की संरचना के बारे में आपसे क्या की थी, चर्चा की। आपको बताया है कि पीयूष ग्रंथि की जो संरचना होती है वो दो पालियों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। ये पीयूष ग्रंथि की अग्र पाली होते हैं, ये पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अग्र पाली और पश्च पाली से मिलकर के पीयूष ग्रंथि का क्या होता है, निर्माण होता है। पीयूष ग्रंथि के अग्र पाली जो होती है उसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है पास ट्यूबरोसम, नंबर 2 पास इंटरमीडिया और तीसरा होता है पास डिस्टलिस। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली जो होती है इसका विकास ग्रसनीय क्षेत्र की किससे होता है? एक्टोडर्मल की बहिर्वृद्धियों से होता है। और यह पीयूष ग्रंथि का लगभग 75% भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली जो होते हैं वो 3 भागों से मिलकर बने होते हैं, पास ट्यूबरोसम, पास इंटरमीडिया और पास डिस्टलिस से बने होते हैं। पास ट्यूबरोसम पर मैंने आपसे बताया था कि पास ट्यूबरोसम जो होता है वो इन्फेंडिबुलम ग्रंथ जो होता है उसके पास कॉलर के समान संरचना के रूप में पाई जाती है। इसके द्वारा एक भी हार्मोन क्या है, स्रावित नहीं होता है। यह संरचना कैसी होती है, अस्पष्ट होती है। पास ट्यूबरोसम के नीचे क्या पाई जाती है, पास इंटरमीडिया पाई जाती है। और पास इंटरमीडिया जो होता है वो दोनों पालियों के मध्य क्या है, स्थित होती है या पाई जाती है। ठीक है, और आपको बताया इस पास इंटरमीडिया के द्वारा केवल एक ही प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। पास इंटरमीडिया के नीचे की ओर क्या पाया जाता है, पास डिस्टलिस पाया जाता है। पास डिस्टलिस जो होता है वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली का कौन सा भाग होता है, निचला भाग होता है, अंतिम भाग होता है। ठीक है, और इसके द्वारा 6 प्रकार के हार्मोन क्या होता है, स्रावित होते हैं, जिनमें हमने आपको बताएंगे STH हार्मोन होता है, ठीक है, TSH हार्मोन होता है, ठीक है, ACTH हार्मोन होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन जो होता है वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, पास डिस्टलिस के द्वारा स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि की दूसरी पाली है जिसे पश्च पाली कहा जाता है, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। यह पीयूष ग्रंथि का 25% भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। 25% भाग जो होता है वो पीयूष ग्रंथि का वो पश्च पाली से क्या होता है, बना होता है। इसके भी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, पास नरोसा। पीयूष ग्रंथि का जो इन्फेंडिबुलम ग्रंथ होता है उसके पास में एक फूली हुई संरचना होती है जिसे पास नरोसा कहते हैं। और ये पास नरोसा जो होता है ये क्या काम करती है, पश्च पाली के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों को क्या करती है, संग्रहित स्टोरेज करने का कार्य करती है। देखिए इसी के पास में क्या पाई जाती है, मध्य
इमिनेंस पाया जाता है, मिडिल एमिनेंस पाया जाता है। ठीक है, इसके नीचे क्या पाया जाता है, पीयूष ग्रंथ पाया जाता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरे हार्मोन का जो नाम होता है वो मैंने आपको बताया, कौन सा, वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली के द्वारा स्रावित होते हैं। डियर स्टूडेंट, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि पीयूष ग्रंथि की जो पश्च पाली होती है, ठीक है, उसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। आज हम पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, उस अग्रपाली के द्वारा स्रावित होने वाले 6 हार्मोनों के ऊपर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एडेनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन, ठीक है, और उनके कार्यों पर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 29, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव के अंदर रासायनिक समन्वय। दिस इज द 29th चैप्टर विच इज गोइंग ऑन कंटिन्यू हियर। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जिसको हम अग्रपाली भी कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्रपाली से स्रावित होने हार्मोन व उनके कार्य। देखिए, एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य। मैंने आपको बताया एडिनोहाइपोफाइसिस से 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें आज हम सबसे पहले हार्मोन पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और उस हार्मोन का नाम है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच ने बोले तो इसका दूसरा नाम है जीएच हार्मोन। एसटीएच का पूरा नाम मैं बता रहा हूं। एस का अर्थ होता है सोमेटो, टी का अर्थ होता है ट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक। एच का अर्थ होता है हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, जीएच भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया ग्रोथ, G4 हो गया ग्रोथ, H4 हो गया हार्मोन। इसको हम वृद्धि हार्मोन भी क्या है, कह सकते हैं। देखिए, एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। यह हार्मोन जो होता है जीएच हार्मोन या एसटीएच हार्मोन, जिसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन मानव के शरीर के अंदर वृद्धि को मुख्य रूप से क्या करता है, प्रेरित करता है। मानव के शरीर की वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य जो किया जाता है वो एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मोटिव्स का अर्थ होता है प्रेरित करना। मोटिव्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव की शरीर की वृद्धि में क्या होता है, ये सहायक होता है। ठीक है, तो जीएच हार्मोन या वृद्धि हार्मोन जो होता है वो मानव के शरीर की वृद्धि को मुख्य रूप से क्या करता है, प्रेरित करता है। मैं आपको बता दूं, यह मानव के जो शरीर होता है उसके अस्थियों में वृद्धि में सहायक होता है। मानव के शरीर की जो बोन्स होती हैं, अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनकी वृद्धि में क्या होता है, ये हार्मोन सहायक होता है। दूसरा, मानव की जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती है, उन मसल्स की वृद्धि में ये हार्मोन क्या है, सहायक होता है। कौन सा हार्मोन सहायक होता है, एसटीएच या जीएच हार्मोन। देखिए, जीएच हार्मोन जो होता है वो मानव के शरीर के अंदर जो संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनकी वृद्धि के अंदर भी क्या होता है, ये सहायक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एसटीएच हार्मोन जो होते हैं वो मानव के शरीर के अंदर बोन्स होती हैं, अस्थियां होती हैं, मसल्स होती है,
और जो संयोजी ऊतक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, इन तीनों के अंदर वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, अस्थि, मांसपेशी और संयोजी ऊतकों की वृद्धि के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। साथ में ये हार्मोन जो होते हैं एसटीएच हार्मोन और जीएच हार्मोन जो होते हैं वो मानव के शरीर के अंदर कोशिका विभाजन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सीडी का अर्थ होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की क्रिया के अंदर क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन की क्रिया को मानव के शरीर में ये हार्मोन क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं ऊतकों की वृद्धि में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, देखिए शरीर की जो लंबी अस्थियां होती है, जैसे शरीर की लंबी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि जो होती है मानव के शरीर के अंदर वो फीमर होती है। तो मानव के शरीर की जो लंबी अस्थियां होती हैं उस पर भी इस हार्मोन का सर्वाधिक रूप से क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। मानव के शरीर की सबसे लंबी अस्थियों पर भी इनका क्या पड़ता है, सबसे प्रभाव पड़ता है। जैसे ये भी हड्डी है, ये भी लंबी होती है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस अस्थि। ये होती है हमारी रेडियस और अल्ना अस्थि, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ये वाली जो कहलाती है श्रोणि मेखला की, इन्हें हम कहते हैं फीमर बोन्स। और पैरों की जो हड्डियां होती हैं उनको टिबिया फिबुला के नाम से क्या है, हम लोग जानते हैं। तो शरीर की जो लंबी अस्थियां होती हैं उन पर भी ग्रोथ हार्मोन का, वृद्धि हार्मोन का सर्वाधिक रूप से प्रभाव पड़ता है। देखिए एसटीएच हार्मोन जो होता है वो ऊतक क्षय को रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। ऊतकों के क्षय को क्या करता है, ये रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, ऊतक क्षय को रोकने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इसी एसटीएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। मानव के अंदर दुग्ध स्राव की क्रिया को प्रेरित किया जाता है या दुग्ध स्राव को जो उद्दीप्त किया जाता है। ठीक है, मिल्क सीक्रेशन की जो क्रिया होती है, दुग्ध स्राव को उद्दीप्त जो किया जाता है, दुग्ध स्राव को जो उद्दीप्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एसटीएच हार्मोन। अर्थात माताओं के जो स्तन होते हैं उनमें दुग्ध स्राव को उद्दीप्त करने का कार्य जो होता है वो एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन के द्वारा ही क्या है, किया जाता है। देखिए यह यूरिया उत्सर्जन और मूत्र निष्कासन में भी क्या होता है, सहायक होता है। यूरिया का निष्कासन और मूत्र या यूरिया उत्सर्जन और मूत्र निष्कासन की क्रिया में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। देखिए यकृत में क्या होता है, एमिनो अम्ल होते हैं। यकृत में एमिनो अम्लों से ग्लूकोज का क्या होता है, संश्लेषण होता है। यकृत में एमिनो अम्लों से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है जिसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यकृत में एमिनो अम्ल जो होते हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिस क्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ग्लूकोज से यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का भी संश्लेषण होता है जिसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ये मैंने आपको दोनों टर्म्स ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया, ये दोनों मैंने यकृत ग्रंथि, जब आपको पाचन वाला चैप्टर 22 चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया तो ये दोनों टर्म्स मैंने आपको बताई थी, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अर्थात यकृत में एमिनो अम्ल जो होते हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, उसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है भाई, आपको मैंने बताया कि एमिनो अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्ल जो होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है, लीवर के अंदर होता है, जिस क्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया कहते हैं। और दूसरी क्रिया मैंने बताया कि ग्लूकोज से यदि ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाए, ग्लाइकोजन का संश्लेषण हो जाए, ये भी क्रिया यकृत में होगी, तो इस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को बढ़ाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, एसटीएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अर्थात एसटीएच हार्मोन
यकृत में, एमिनो अम्लों को ग्लूकोज में और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संश्लेषित करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एसटीएच हार्मोन उसमें क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो हमने आपसे बात की कि एसटीएच हार्मोन की क्या कार्य है, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई ये एसटीएच हार्मोन मानव के शरीर में यदि कम मात्रा में स्रावित हो, अल्प मात्रा में स्रावित हो, तो मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, एसटीएच हार्मोन की मात्रा यदि मानव के शरीर में बढ़ जाए तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मानव के शरीर में जब एसटीएच हार्मोन का अधिक स्रावण हो, अतिस्रावण हो, तो मानव के शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं एसटीएच या जीएच हार्मोन के अल्प स्रावण से होने वाले रोग। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावण से मानव में होने वाले रोग, मानव में होने वाले रोग, ठीक है। यदि एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन मानव के शरीर में कम मात्रा में क्या होगा? स्रावित होगा, ठीक है। तो मानव में कौन से रोग हो जाते हैं? देखिए किसी मनुष्य के अंदर यदि एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए, या हम यूं कहें कि उस मनुष्य के शरीर के अंदर एसटीएच हार्मोन का निर्माण कम हो जाए, या हम यूं कहें कि उस मनुष्य के शरीर में एसटीएच हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित हो, तो ऐसी स्थिति में वह मनुष्य कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह मनुष्य कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है। उस मनुष्य में एक रोग हो जाता है जिसे मिजेट्स रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? मिजेट्स रोग। और इस रोग को हम बौनापन रोग भी कह सकते हैं। कौन सा रोग कह सकते हैं? बौनापन। हमने कहा है कि किसी भी मनुष्य के अंदर यदि एसटीएच हार्मोन का अल्प मात्रा में स्रावण हो तो वह मनुष्य कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है, बौना हो जाता है, ठीक है। तो इस रोग को हम बौनापन या मिजेट्स रोग भी कहते हैं। मिजेट्स या बौनापन। बौनापन को इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फिज्म, DWARFISM, ठीक है। तो बौनापन या मिजेट्स रोग किसके कारण होता है? एसटीएच हार्मोन की कम मात्रा में स्रावित होने पर मनुष्य कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो नपुंसक और बांझ होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? नपुंसक और कैसे होते हैं? बांझ होते हैं। नपुंसक एवं कैसे होता है? बांझ होते हैं। उनकी बुद्धि का विकास कैसा होता है? सामान्य होता है। उनकी बुद्धि का विकास डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, बुद्धि का जो विकास होता है वो कैसा होता है? एक सामान्य व्यक्ति की तरह होता है। परंतु उन मनुष्यों के शरीर के अंदर क्या आ जाती है? दुर्बलता आ जाती है। उन मनुष्य जब वह व्यक्ति जब वयस्क होता है तो वयस्क अवस्था में उन मनुष्यों के अंदर दुर्बलता आ जाती है, या उनकी जनन क्षमता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और इस बौनेपन को ही एंटियोलियोसिस भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहा जाता है? एटिलियोसिस रोग कहा जाता है। आपसे कहा जाए कि एटिलियोसिस क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि वयस्क मनुष्य में एसटीएच हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो उनके शरीर में दुर्बलता आ जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इस रोग को ही एटिलियोसिस रोग कहा जाता है। मैंने यहाँ पर पहला रोग आपको बताया है कि एसटीएच हार्मोन के अल्प स्रावण से मनुष्य में बौनापन रोग होता है। मैंने बताया कि मनुष्य के अंदर एसटीएच हार्मोन की जब कमी होती है तो मनुष्य बौना हो जाता है।
और जब मनुष्य बौना हो जाता है तो मनुष्य में नपुंसक और बांझपन आ जाता है। इस रोग को ही क्या कहा जाता है? मिजेट्स रोग कहा जाता है। दूसरी विशेषता मैंने बताई कि बुद्धि का विकास सामान्य होता है, परंतु जब ये मनुष्य वयस्क हो जाते हैं तो इनके शरीर में दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, और ये मनुष्य कैसे हो जाते हैं? इनके अंदर जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जिस रोग को एटिलियोसिस रोग कहा जाता है। ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख रहा हूं एटिलियोसिस रोग। कौन सा रोग हो जाता है? एटिलियोसिस रोग इनके अंदर क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। देखिए दूसरा मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनमें एक एसटीएच हार्मोन की यदि मनुष्य में कमी हो जाए, एसटीएच हार्मोन की यदि मनुष्य में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो कमी होने पर उन मनुष्यों के जो ऊतक होते हैं, उन ऊतकों में धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है? क्षय होना शुरू हो जाता है। वो ऊतक नष्ट होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। जब मनुष्य में ऊतक क्षय हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो होता है वो समय से पहले ही कैसे दिखाई देने लग जाता है? बूढ़ा दिखाई देने लग जाता है, वृद्ध दिखाई देने लगता है, और वो व्यक्ति बहुत अधिक कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। जिस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है? जिस रोग को हम कौन सा रोग कहते हैं? सिमंड रोग के नाम से जाना जाता है। तो आपको हमने दूसरा रोग पढ़ा दिया है, सिमंड रोग। एक बार फिर सिमंड रोग पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए जब एसटीएच हार्मोन की, यदि किसी मनुष्य के अंदर एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए या उसके शरीर में एसटीएच हार्मोन का अल्प श्रावण हो, एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए या उसका श्रावण कैसे हो? अल्प मात्रा में हो, तो ऐसी स्थिति में एसटीएच हार्मोन का श्रावण कम होने पर मनुष्य के शरीर के अंदर ऊतकों का धीरे धीरे क्या होने लगता है? क्षय होना शुरू हो जाता है। और जब मनुष्य के शरीर में ऊतक क्षय हो जाता है तो मनुष्य समय से पहले कैसा दिखाई देने लगता है? वृद्ध दिखाई देता है, बूढ़ा दिखाई देने लगता है, और वह मनुष्य कैसा हो जाता है? बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। किसके कारण होता है ऐसा? सिमंड रोग के कारण होता है। सिमंड रोग में किसकी कमी से होता है? एसटीएच हार्मोन के कमी होने पर या उसका अल्पस्राव होने पर मनुष्य के शरीर के अंदर ऊतकों का क्षय हो जाता है, मनुष्य समय से पहले बूढ़ा हो जाता है और अधिक कमजोर हो जाता है। इस रोग को सिमंड रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? सिमंड रोग कहा जाता है। ये तो हमने आपको बताया है एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन के अल्प श्रावण से मनुष्य में होने वाले रोगों पर आपसे चर्चा की है। और अल्प श्राव से ये दो रोग होते हैं, एक मिजेट्स और दूसरा होता है सिमंड। मिजेट्स रोग में तो मनुष्य क्या होता है? बौना हो जाता है, ठीक है। और सिमंड रोग में मनुष्य क्या है? समय से पहले क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, वृद्ध हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं एसटीएच या जीएच हार्मोन के अधिक श्रावण पर, यानी कि अति श्रावण से मनुष्य के शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। एसटीएच या जीएच हार्मोन के अति श्रावण से मनुष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए आइए बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर? एसटीएच या जीएच हार्मोन के अतिस्राव से मानव के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों पर। देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं बाल्यावस्था होती है मनुष्य, ठीक है। जब बाल्यावस्था होती है किसी व्यक्ति की, तो बाल्यावस्था में यदि एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए, एसटीएच या जीएच हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए, या बाल अवस्था में किसी बच्चे के अंदर एसटीएच या जीएच हार्मोन का अतिस्राव होने लगे। कैसा स्राव होने लगे? अतिस्राव होने लगे, या एसटीएच या जीएच हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाए? अधिक हो जाए। तो ऐसे मनुष्य की जो लंबाई होती है, ऐसे मनुष्य की जो लंबाई होती है वो लगभग कितने फीट हो जाती है? लगभग
7 से लेकर के कितने फीट हो जाती है, 8 फीट हो जाती है। बाल अवस्था में जब एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए या अतिस्राव हो जाए तो उस मनुष्य की लंबाई लगभग 7 से 8 फीट हो जाती है, जिस रोग को क्या कहते हैं, महाकायता रोग कहते हैं। महाकायता, महा का मतलब बहुत अधिक, कायता का मतलब शरीर, यानी कि शरीर जो होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म, ठीक है, यानी कि एक राक्षस जैसी, जाइजेंट बोलता है राक्षस, ठीक है। तो एक जाइजेंट जैसी संरचना, यानी कि उनका शरीर जो होता है वो एक जेंट के समान हो जाता है, एक राक्षस के समान हो जाता है, ठीक है भाई। मानव की लंबाई 5-6 फीट होती है और उसकी हो रही है 7 से 8 फीट। किसके कारण होती है, एसटीएच हार्मोन के अधिक स्रावन के कारण ऐसा उस मनुष्य के अंदर होगा। इस रोग के अंदर, महाकायता रोग में, मनुष्य के जो हाथ पैर होते हैं उनकी लंबाई क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। हाथ पैरों की लंबाई कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इस रोग को कहते हैं महाकायता रोग। मैंने महाकायता रोग को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जब किसी व्यक्ति की बाल अवस्था में एसटीएच या जीएच हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए तो उसकी लंबाई 7 से 8 फीट हो जाती है और उसके हाथ पैरों की लंबाई बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है, जिसे महाकायता रोग कहा जाता है। देखिए दूसरा रोग कब होता है, ये भी नहीं होता, जब कोई व्यक्ति वयस्क अवस्था में आ जाता है। जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वयस्क होने पर एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन की मात्रा उसके शरीर में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन की मात्रा उसके शरीर में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, या उसके शरीर में एसटीएच या जीएच हार्मोन की मात्रा का अतिस्राव होता है। ये बाल अवस्था में था महाकायता, और ये जो दूसरा रोग मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है अग्रातिकायता। अग्रातिकायता, अग्रातिकायता इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली, ठीक है, ACROMEGELY। अग्रातिकायता क्या है, मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वयस्क होने पर उस मनुष्य में एसटीएच हार्मोन या जीएच हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। अर्थात उसमें जब एसटीएच हार्मोन या वृद्धि हार्मोन की अधिक मात्रा में स्राव होता है, क्या होता है, अधिक मात्रा में स्राव होता है, तो उसका ये जबड़े की अस्थियां होती हैं, ये जबड़े की अस्थियां कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। जबड़े की अस्थियां जो होती हैं वो कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती हैं, और जो गाल की अस्थियां होती है वो कैसी होती है, उभरी हुई हो जाती है। जबड़े की अस्थि लंबी हो जाती है और गालों की जो अस्थियां होती है वो कैसी हो जाती है, उभरी हुई अवस्था के अंदर आ जाती है। और आपको बता दूं कि इनकी जो लंबाई होती है उस लंबाई की तुलना में चौड़ाई कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। इन हड्डियों की लंबाई की तुलना में इनकी चौड़ाई, इन हड्डियों की चौड़ाई कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिससे मनुष्य का शरीर कैसा हो जाता है, बेडौल हो जाता है। मनुष्य कैसा दिखाई देने लगता है, कुरूप दिखाई देता है, अगली क्या है, दिखाई देता है। इसलिए अतिकायता अधिक बढ़ने पर, ध्यान से सुनना है, अतिकायता यदि किसी मनुष्य के अंदर अधिक हो जाती है तो उस मनुष्य की जो कशेरुक दंड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रे यानी कि बैकबोन होती है, तो उसकी कशेरुक दंड क्या हो जाती है, झुक जाती है। और कशेरुक दंड के झुक जाने के कारण उस मनुष्य में एक रोग हो जाता है जिसे कुबड़ रोग कहा जाता है। जिस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है, कुबड़ रोग के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा पहला रोग, पहला जो हार्मोन था जो अग्रपाली के द्वारा स्रावित होता है, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम दूसरे रोग को तो नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, फिर भी हम उसकी एक भूमिका आपको तैयार करके जा रहे हैं, जिसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। दूसरा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन।
देखो दूसरा हार्मोन का नाम मैं लिख रहा हूं GTH हार्मोन। जी का अर्थ होता है गोनेड, गोनेडो। टी का अर्थ होता है ट्रॉपिक और H का अर्थ हो गया हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, देखिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसे GTH हार्मोन के नाम से जाना जाता है। देखिए GTH हार्मोन जो होता है वो महिला और पुरुष जो होते हैं, ठीक है, यह हार्मोन नर और जो मादा होती है उनको उत्तेजित करने का कार्य करता है। किनको उत्तेजित करता है? महिला और पुरुषों को, नर और मादाओं को उत्तेजित करता है। ये GTH हार्मोन जो होता है ये स्त्री और पुरुषों के जनन अंगों की, GTH हार्मोन जो होता है वो स्त्री और पुरुषों के जो जनन अंग होते हैं उनकी परिपक्वता बनाने में सहायक होता है। साथ में उनके क्या होता है, जनन अंगों की क्रियाशीलता को भी बनाए रखने के लिए ये हार्मोन क्या होता है, जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। GTH हार्मोन मानव यानी कि स्त्री और पुरुषों के जो गुप्तांग होते हैं उनकी जो जनन ग्रंथियां होती हैं और उनके जो सहायक जनन अंग होते हैं उनकी सक्रियता को भी बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एक बार फिर मैं आपको GTH हार्मोन के बारे में बताऊं कि GTH हार्मोन जो होता है वो नर मादाओं को उत्तेजित करता है, अर्थात GTH हार्मोन स्त्री और पुरुषों के जो जनन अंग होते हैं उनकी परिपक्वता, ठीक है, दूसरा उनकी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ये हार्मोन जो होता है वो मनुष्य के जो गुप्तांग होते हैं, जनन ग्रंथियां होती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, उनको सक्रिय बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। अब हम बात करते हैं GTH हार्मोन के प्रकार। देखिए GTH हार्मोन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है FSH हार्मोन और दूसरे हार्मोन का नाम होता है LH हार्मोन। FSH हार्मोन का पूरा नाम देखिए, F का अर्थ होता है फॉलिकल, S का अर्थ होता है स्टिमुलेटिंग और H का अर्थ होता है हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को हिंदी में बोलते हैं पुटकी है, स्टिमुलेटिंग का अर्थ होता है उद्दीप्त और हार्मोन का अर्थ होता है हार्मोन। पुटकी है उद्दीपक, हार्मोन। L का अर्थ होता है ल्यूटिनाइजिंग और H का अर्थ होता है हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो प्रकार का होता है, FSH हार्मोन और LH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। इन दोनों हार्मोनों पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। Till then, take care, my dear student. By Corona, be safe, be happy. Thanks very much.